मेरे पास फ़ोन आया, कहते पहचाना? मैंने कहा नहीं जी। कहते ध्यान करो पहचाना होगा। मैं जी कौन? कहते पंडित जी। मैं समझ गया कि हाँ ये फ्रॉड वाले हैं। आजकल एक और फ्रॉड चल रहा है सर, जिसमें लड़कियां वीडियो कॉल करती जी। हैं। अगर आप वीडियो कॉल उठा देते हो, आपने हाउस अरेस्ट की बात की सर, क्या है सर ये हाउस अरेस्ट? शुरुआत होती है, हमारे पास कोई कॉल आती है, वो हो सकती है कि आपका कोई पार्सल था, उसमें कुछ ड्रग्स मिले हैं तो आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। एक बार आपका आधार कार्ड भेज दीजिए और हम चेक करते हैं कि आपके खिलाफ कोई ऐसा केस है या नहीं है। तो जैसे ही हम आधार कार्ड भेजते हैं हमारी जानकारी चली। इवन एक केस हमारे पास आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फेक वेबसाइट बनाई हुई। मतलब वो अपने दिमाग के साथ इतना खेलते हैं, इतना इस्तेमाल करते हैं वो लोग, आपको इतना लालच देंगे, एक दो बार ट्रांजैक्शन दे देंगे, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा जब आप उसमें अमाउंट डाल लेते हो तो फिर ब्लॉक सारा कुछ। जितने ज़्यादा आप बात करोगे उतनी ज़्यादा आपको डराया जाएगा, और जहां हम डरेंगे कहीं ना कहीं गलती करेंगे। आज के टाइम पे डाटा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और वो ही आने वाले टाइम में पैसे का काम करेगा। ज़्यादा जो मैं कहूँगा कि हैवी लॉसेस हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में हो रहे हैं। रिसेंटली हमारी 2.5 करोड़ रुपए की कंप्लेंट। 2.5 करोड़ की सर? जी सर। और व्हाट्सएप पे कोई भी ऐसी फाइल आ रही है, चाहे वो किसी भी नाम से है, डॉट जहाँ आखिरी में डॉट एपीके है, वो खतरे की घंटी है सर। जब किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो तब पूछते हैं कि कहाँ फ़ोन मिलाना है। जो लापरवाही बरतेगा वो साइबर क्राइम का शिकार होगा सर। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी जामताड़ा, उसका एक फेमस डायलॉग रहा है कि सबका नंबर आएगा। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है वो है अदृश्य अपराध पर। साइबर आपके साथ जो फ्रॉड होता है, आपके अकाउंट खाली हो जाते हैं या फिर आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं आज की तारीख में। आप लिंक क्लिक कर देते हैं, आपके साथ पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे साथ आज कैथल से हैं, साइबर सेल से एसएचओ हैं सर, शुभ्रांशु सर हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया सर। सर आप एक ऐसे अपराध में काम कर रहे हैं जो रोकना मुश्किल हो रहा है सर। थोड़ा बताइए सर एक बार साइबर अपराध के बारे में। सर साइबर अपराध, अगर मैं अपने देश की बात करूं तो टेक्निकल अपराध बहुत कम है। ज़्यादातर जो इंडिया में अपराध हो रहा है वो अज्ञानता या लालच के कारण हो रहा है। जहां हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसके कारण मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं तो उसका मेरे को आर्थिक नुकसान हो रहा है, या मैं किसी लालच में पड़ रहा हूं, कोई ऐसी स्कीम मेरे को नज़र आती है कि हाँ अगर मैं इसमें कुछ पैसा निवेश करूंगा तो मैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, तो इस तरीके का अपराध है। ये अज्ञानता और लालच ही है। हाईटेक मैं नहीं कहूँगा, इतना फिलहाल हमें नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जो है अज्ञानता और लालच के बिहाव पे ही हो रहा है ज़्यादातर। जैसे हमारा यूथ है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो रखा है, जी। तो वहीं से भी विदेश जाना है तो उसमें भी हम ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कुछ मिल जाए, कोई हमें गाइड करने वाला मिल जाए। तो हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि फ़ोन के माध्यम से ही हम सारा काम कर लें, कहीं हमें जाना ना पड़े, और कहीं न कहीं उसका हमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हम उसको सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जी, हरियाणा पुलिस के द्वारा सर साइबर अक्टूबर महीने को अवेयरनेस के रूप में मनाया गया। जी सर। तो सर लगता है कि लोग एक जागरूक हो रहे हैं, लोग सुनना पसंद कर रहे हैं सीरियस चीज़ों को। सर देखो, साइबर अपराध के बारे में भारत सरकार बहुत सीरियस है। कुछ समय पहले एक वार्निंग टोन भी लगाई थी भारत सरकार ने। जब भी आप कोई फ़ोन मिला रहे थे उससे पहले वो आपको सुनाया जा रहा था। तो पीछे हमने काफ़ी यूनिवर्सिटी स्कूल्स को विज़िट किया, कॉलेजेस को भी। तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स मिला तो मेरे को यही नज़र आया कि हम थोड़े केयरलेस हो रखे हैं हमारे पैसे को लेके। हम जो इन्फॉर्मेशनल चीज़ है उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना चाह रहे हैं। इवन उस मैसेज में हमें ये भी बताया गया था कि आप साइबर से संबंधित 1930 पे फ़ोन जी। करके शिकायत अंकित करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इसी चीज़ का ज्ञान नहीं मिला है, और रूटीन में हम फ़ोन यूज़ करने मिला रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है हमारे देश का। तो हम कहीं न कहीं लापरवाह थोड़े हो रहे हैं इस चीज़ को जी, लेके। जब किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो तब पूछते हैं कि कहाँ फ़ोन मिलाना है, कहाँ कंप्लेंट करनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चीज़ें तो बहुत रूटीन की हैं। इवन हमारे पास बैंक के एसएमएस भी आते हैं, तो उसमें भी अब मेंशन्ड होता है कहीं न कहीं कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया है, तो आप 1930 पर फ़ोन करके अपनी शिकायत करें। तो हम वो चीज़ें भी नहीं देखना चाह रहे। पीछे हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, उसमें 3 दिन पहले उनके साथ फ्रॉड होना था, लेकिन किसी कारणवश उनका जो है नेट बैंकिंग को ब्लॉक कर दिया गया।
लेकिन उस जो पर्सन था उन्होंने अपने बैंक के मैसेज ही नहीं चेक किए 3 दिन तक। 3 दिन बाद दोबारा जब वो 48 आवर्स के बाद नेट बैंकिंग एक्टिवेट हुई, तब उनके साथ जाके 7 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। 3 लाख रुपए जो उनके अकाउंट में अवेलेबल थे, प्लस 4 लाख रुपए उनका जो लोन का ऑफर आया हुआ था, वो लेके वो सारा नेट बैंकिंग के माध्यम से उनका निकाल लिया गया। जी। और उस चीज़ की इंटीमेशन उनके पास 3 दिन पहले आ चुकी थी कि आपके साथ कोई हानि होने वाली है, हमने आपकी नेट बैंकिंग ब्लॉक कर ब्लॉक दी कर है। दिए। लेकिन हम इतने केयरलेस हो गए कि हम अपने मैसेज ही नहीं पढ़ रहे हैं सर, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि उनके 7 लाख रुपए चले गए। जी, कल अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कॉल आ रही है सर आपके पास? कौन-सी कंप्लेंट ज़्यादा आती है फ्रॉड के मामले में? सर फ्रॉड में एक तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बहुत चला हुआ है, क्योंकि आजकल जैसे पहले हम इतना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन कोरोना आने के बाद ज़्यादा लोग शेयर मार्केट की तरफ झुका हुआ है। तो हर कोई सोच रहा है कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट कुछ सेविंग करके रखूं, क्योंकि उस दौर में हमें काफ़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आई थी कि कईयों की नौकरी छूट गई थी या कोई ऐसी थी। तो अब हमारा माइंडसेट थोड़ा सेविंग की तरफ हुआ है कि हम कुछ ऐसा सेव करें या इन्वेस्ट करें जिससे हमारा पैसे में भी वृद्धि हो और हमारे पास एक बैकअप रहे। तो इस चीज़ में अब हमारा ज़्यादातर जो देश है, वो शेयर मार्केट के संबंध में अवेयर नहीं है। तो हम जैसे ही कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो हमें वैसी ही ऐड इंस्टाग्राम और फेसबुक में नज़र आ जाती हैं। वहाँ हमें लुभावनी चीज़ें दिखाई जी। जाती हैं और उसके बाद किसी ग्रुप में जोड़ दिया जाता है जिसमें 70 टू 80% उनके खुद के लोग होते हैं। वो रोज़ कोई ना कोई मैसेज डालते हैं कि मैंने आज 1.5 लाख प्रॉफ़िट कमा लिया, आज मैंने 5 हाँ, कमा हाँ। लिया और मैंने निकाल लिया। और उसी चीज़ को देखते हुए हम उस रैकेट में फँस रहे हैं, और ज़्यादा जो मैं कहूँगा कि हेवी लॉसेस हैं, वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में हो रहे हैं। रिसेंटली हमारी 2.5 करोड़ रुपए की कंप्लेंट है। 2.5 करोड़ की सर? जी सर। और इसमें विश्वास कैसे दिलाते हैं, स्टार्टिंग में आप जब थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बोला जाता है एक बार आप विड्रॉ करके देखिए, आपका अकाउंट वगैरह ठीक जुड़ा हुआ है या केवाईसी प्रॉपर हो रखी है या नहीं हो रखी है। तो इस तरीके से एक विश्वास दिलाया जाता है कि स्टार्टिंग में आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, आपके पैसे आ रहे हैं। जी। लेकिन जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है, तो फिर आपको बोला जाता है कि आप थोड़ा और पेशेंस रखें, थोड़ा और वेट करें, इसमें ज़्यादा उछाल आएगा, ये आएगा। तो आपको डिले किया जाता है कि आप और पैसे इन्वेस्ट करो, जब तक आपकी लिमिट है, जहाँ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हाँ। हो। जब आप वहाँ पहुँच के निकालने की कोशिश करते हो, तो फिर आपको समझ में आती है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। और जी। क्योंकि ये ऑनलाइन है, मैं अगर किसी भी वेबसाइट को मैनेज कर रहा हूँ, ऐप को मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं उसमें आपका कुछ भी दिखा सकता हूँ प्रॉफ़िट, कि आपका 10 गुना हो गया। तो हम सिर्फ़ वो प्रॉफ़िट को देख के कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, उसी विश्वास में हम चलते रहते हैं। जी। और जब निकालने की बात आती है, तो हमें पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ मतलब है। वो अपने दिमाग के साथ इतना खेलते हैं, इतना इस्तेमाल करते हैं वो लोग, आपको इतना लालच देंगे, 1-2 बार ट्रांज़ैक्शन दे देंगे, बिल्कुल सर। लेकिन एक बड़ा जब आप उसमें अमाउंट डाल लेते हो तो फिर ब्लॉक सारा कुछ। हाँ, फिर वो पैसा विथड्रॉ नहीं होता है सर। फिर जब हम कंप्लेंट करते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या इन केसेस में ये है कि डिलेड रिपोर्टिंग है, कि हमें 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद ये पता चलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो उसमें जो पैसा है उसकी रिकवरी की वैल्यू भी घट जाती है, क्योंकि तब तक वो कहीं न कहीं उनको या तो विथड्रॉ कर चुके होते हैं या क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके ओवरसीज़ पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, जो अभी तक हमारे संज्ञान में आया है, जो एज़ पर रिकॉर्ड आया है। तो कंबोडिया से ये रैकेट चला हुआ है। सारा का सारा सर। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड अभी तक 99% कंबोडिया का हमारा रिकॉर्ड आ रहा है, कि जो भी व्हाट्सएप नंबर्स यूज़ हो रहे हैं चैटिंग के लिए या आपसे बातचीत करने के लिए, तो उनमें जो आईपीज़ आ रही हैं, वो कंबोडिया की आ रही हैं सर। जी, एक आम आदमी की जगह सर आजकल बैंक फ्रॉड भी हो रहे हैं, बैंकों के साथ भी फ्रॉड हो रहे हैं सर। कैथल में आपने घटना आपने तो देखी ही है सर, बिल्कुल और सर। उसको अच्छे से जाना भी है। 2 करोड़ के आसपास की शायद वो हाँ, घटना 1 थी। करोड़ 93 लाख रुपए का वो फ्रॉड तो था वो सर। क्या था सर मामला उसमें? सर उसमें एक्चुअली जो बैंक एम्प्लॉय थे, पहले उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, और उसके बाद उनको विश्वास दिलाया गया है कि जिनसे उनकी वार्तालाप हो रही है वो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। इवन उनका 3-4 बार जो है फेक जज के सामने एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स उन्होंने सेटअप कर रखा अच्छा। है, और उसके सामने उनकी पेशी लगवाई गई है। उनको मतलब एक प्रॉपर विश्वास दिलाया गया है कि जो प्रोसेस चल रहा है एज पर लॉ है और जेन्युइन है। हुँ। और उसके बाद फिर उनको एक फेक लेटर भेजा गया कि आपकी ईमानदारी को देखते हुए और कार्य के प्रति जो आपकी निष्ठा है देश के हाँ। प्रति, क्योंकि वो एक एक्स सर्विसमैन थे, कि आप देश के प्रति पहले भी जो है काम करते रहे हो। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं,
वो आपको एज अ स्पेशल कॉन्फिडेंशियल सीबीआई ऑपरेटिव जो है आपको बनाया जा रहा है। तो आपके बैंक के कुछ अकाउंट्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं जी। और हम कोर्ट ऑर्डर प्रोसेस में हैं, क्योंकि ये जो है तुरता फुर्ती में पैसा इधर से उधर कर देते हैं। तो हमने कंटिन्यूस उन पे मॉनिटरिंग की हुई है। तो जैसे ही हम आपको कोर्ट ऑर्डर भेजें आप इंस्टेंटली उनको एक्ट कर देना। जी। तो ये चीज़ हुई, उनको भी नहीं पता था कि ये सारा फ्रॉड है, क्योंकि उनके साथ खुद अराउंड 47 लाख का फ्रॉड हुआ था पहले। तो उन्होंने उसकी भी कंप्लेंट नहीं की हुई थी जो अप्रैल माह का था। तो 2 महीने तक भी उनको इस चीज़ की भनक नहीं लगने दी कि आपको जो है चीट किया जा रहा है। तो इस तरीके से उनको हर चीज़ दिखाई गई। एक वेल एस्टेब्लिश्ड सेटअप कहूँगा मैं, कंबोडिया में सेटअप कर रखा है और जहाँ से कोर्ट जो है रूम ही बना रखा है सर। बिल्कुल प्रॉपर सेटअप कर रखा है सर। इवन हमारे यूथ को भी वहाँ कैप्चर किया गया है। जो हमारे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम यूथ जा रहा है नौकरी के पर्पज़ से, तो उनको भी कैप्चर करते हैं किसी न किसी तरीके से कि हम आपको जॉब देंगे, 80-90 हज़ार रुपये सैलरी होगी, आप आइए। जैसे वो पहुँचते हैं वहाँ पर, उनको कैप्चर कर लिया जाता है। प्रॉपर उनकी प्राइवेट आर्मी है, गन्ड आर्मी है, वहाँ उनको कैप्चर करके टॉर्चर किया जाता है अगर वो साइबर क्राइम का काम नहीं करते हैं तो। जी, आपने हाउस अरेस्ट की बात की सर, क्या है सर ये हाउस अरेस्ट? सर डिजिटल अरेस्ट में अगर एज पर ला बात करूँगा तो कोई ऐसी टर्म नहीं है। ये सिर्फ साइबर फ्रॉड के संबंध में डिजिटल अरेस्ट टर्म जो है दी गई है। इसमें क्या है, शुरुआत होती है हमारे पास कोई कॉल आती है। वो हो सकती है कि आपका कोई पार्सल था, उसमें कुछ ड्रग्स मिले हैं तो आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ जी। है। या हो सकता है आपके पास कॉल आएँगी कि आपके जितने भी मोबाइल नंबर हैं वो अगले 2 घंटे में बंद कर दिए जाएँगे। कारण जब पूछा जाएगा तो आपको कोई XYZ आपका मोबाइल नंबर बताया जाएगा कि आपके नाम से ये मोबाइल नंबर है और इसके साथ लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है और जिसकी 80-90 कंप्लेंट्स हैं और साइबर क्राइम मुंबई या स्पेशल सेल दिल्ली उसकी जाँच कर रहा है। जी। और जब फर्दर हम ये बोलते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा कोई नंबर नहीं लिया या कोई ऐसी बात नहीं है, तो हमें बोला जाता है कि जी ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नंबर है, आप इनसे संपर्क कीजिए और फर्दर इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे। तो जैसे ही हम आगे फ़ोन मिलाते हैं, तो जी। वो सबसे पहले हमसे माँगते हैं कि ठीक है, आप एक बार आपका आधार कार्ड भेज दीजिए और हम चेक करते हैं कि आपके खिलाफ कोई ऐसा केस है या नहीं है। तो जैसे ही हम आधार कार्ड भेजते हैं, हमारी जानकारी चलेगी। जी। तो उसके बाद एक टीम सेटअप है, जो एक फेक हमारा समन वारंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ईडी, इवन सीबीआई, बहुत सारी जो हमारी टॉप मोस्ट एजेंसीज़ हैं, उनका वारंट बनाते हैं और वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देते हैं। इवन एक केस हमारे पास आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फेक वेबसाइट बनाई हुई थी। तो वो कंप्लेनेंट के पास भेजा हाँ। कि आप इस पे आपके आधार कार्ड के लास्ट 6 डिजिट डालिए, अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही वो डिटेल्स उनके पास पहले ही पहुँच चुकी है, तब तक वो सब कुछ सेटअप कर चुके थे। तो जैसे ही उन्होंने अपने आधार कार्ड की 6 डिजिट डाली, एक सम्मन उनके सामने आ गया उनके नाम से और उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, हुँ। तो सही होगा, लेकिन वो फेक वेबसाइट थी। तो उसके बाद फिर ये बढ़ते-बढ़ते फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है, हमारी टीम एरिया में है, या तो वो आपको जी। अरेस्ट करेगी, या अगर आप ये कह रहे हो कि आपने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है या आपने कोई ऐसी सिम या बैंक खाता नहीं दिया है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 24/7 कैमरे के सामने निगरानी में रहना पड़ेगा और किसी से आप संपर्क नहीं करोगे। जो हम आपसे पूछेंगे आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो ये प्रक्रिया डिजिटल अरेस्ट की है सर। जैसे ही हम, क्योंकि अगर मेरे को भी ये ऑप्शन दिया जाए कि मैं एक तो आपको जेल में डाल दूँ या आप कैमरे के सामने रहना पसंद करेंगे, तो हम जहाँ डरे हुए हैं तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे कि हाँ जी, हम अपने घर बैठे हैं, आप तब तक जाँच कर लीजिए, हम कैमरे के सामने रहेंगे। जी। तो जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है, सबसे पहले आपका प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा, आपके बैंक अकाउंट, सेविंग वगैरह, वो सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, उनकी क्या सेविंग है, क्या बैंक अकाउंट है। मतलब आपको पूरा तौला जाता है हाँ। कि आपकी नेट वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से फिर आपसे पैसे ट्रांसफ़र कराए जाते हैं, ये बोल के कि ये आरबीआई के अकाउंट्स हैं। आरबीआई चेक करेगी कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं आया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा, तो ये पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। ये 2-3 दिन की प्रक्रिया है। जी। तो वो विलिंगली बैंक में जाके आरटीजीएस करा के आते हैं और उसके 3-4 दिन बाद जाके उन्हें ये पता चलता है कि हमारे साथ तो फ्रॉड फ्रॉड। हुआ है, जब कोई पैसा वापस नहीं आता है। जी। तो कैथल जैसे छोटे से शहर में कहूँगा, तो इसमें भी सर ऐसा कुछ है, डिजिटल अरेस्ट के मामले आए हैं? हाँ सर, हमारे पास 2 केस आए हैं, एक 48 लाख रुपए का था और एक 55 लाख रुपए का था। दोनों हमारे बुज़ुर्ग हैं
तो डिजिटल अरेस्ट कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिलेक्टेड केस है। रैंडमली मेरे पास भी कॉल आई हुई है एक बार कि हाँ, आपके नंबर हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। तो मैं अवेयर था, मैंने वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैं फर्दर उसमें बातचीत करता तो कहीं न कहीं उस चीज़ का प्रभाव वो बनाते हैं। जितने ज़्यादा आप बात करोगे, उतनी ज़्यादा आपको डराया जाएगा, और जहाँ हम डरेंगे कहीं न कहीं गलती करेंगे सर। जी। जैसे सर कैथल की केस की बात करें, जैसे बैंक वालों से संपर्क किया गया और फिर उनको ये भी पता था कि किसके बैंक में कितने रुपए पड़े हैं। ये डाटा कैसे लीक हो जाता है सर? सर कहीं न कहीं इसका एक बहुत ही लार्ज लेवल का काम है ये, और एक मैं ये कहूँगा कि कहीं न कहीं प्राइवेटाइज़ जो हमने की हैं जॉब्स को, या कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ हायर किए हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा डाटा लीक हो रहा है। या थर्ड पार्टी वेंडर्स की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम पे डाटा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और वो ही आने वाले टाइम में पैसे का काम करेगा। तो कहीं न कहीं वो डाटा इधर से उधर होता है कि हाँ, ये हमारा ट्रस्टेड कस्टमर है या हैवी अमाउंट का कस्टमर है। तो अगर आप भी इनको अपना वो बनाना चाहो, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये डाटा शेयर होता है। आजकल एक और फ्रॉड चल रहा है सर, जिसमें लड़कियां वीडियो कॉल करती जी, हैं। अगर आप वीडियो कॉल उठा देते हो तो फिर वो कहीं न कहीं आपकी वीडियो बन जाती है। बिल्कुल तो वो सर। बाथरूम में जाने के लिए कहती हैं, चीज़ें आ रही हैं सर। जी सर। इस क्राइम की सर मैं बात करूँगा, पहली चीज़ तो जो वीडियो कॉल हमारे पास आती हैं, अगर अननोन नंबर से आ रही है, हो सकता है मेरा कोई जानकार हो, लेकिन मेरे को मेरी सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो पहले मैं अपना फ्रंट कैमरा जो है उसमें थंब लगाऊँ और उसके बाद कॉल उठाऊँ। ताकि अगर कोई ऐसी किसी की मंशा है कि मेरे को ब्लैकमेल करना है, तो उससे मैं सचेत रह सकूँ। दूसरा, पहली चीज़ दूसरा ये है कि जो ये क्राइम है सर, इसका मेन फ़ोकस है आपसे पैसा ठगना। यहाँ आपको डराया जाता है कि आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, या आपके ये कॉन्टैक्ट हैं इनको भेज देंगे। तो उसके नाम पे डराया जाता है, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं सर। हमें जब हम छुप के कोई काम कर रहे हैं, उस टाइम हमें कोई भय नहीं है। लेकिन जब हमें ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ, आपकी कोई चीज़ हम इसको सोशल कर देंगे, तो हम उस डर के कारण, अगर वो हमसे पैसे माँग रहे हैं, तो हम जी। देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे मेन चीज़ है कि आपकी कोई चीज़ वायरल नहीं हो रही है, आपको सिर्फ डराया जा रहा है। डराने का मकसद आपसे पैसे ऐंठने का है। जी। तो कोई ऐसी चीज़ है तो उसमें हमें घबराना नहीं है, और उस नंबर को ब्लॉक करना है, उनसे वार्तालाप नहीं करनी है। जितना ज़्यादा हम उनसे बात करेंगे, उतना ज़्यादा हमें डराया जाएगा, और जैसे जैसे डर बढ़ता जाएगा, हम उतने ज़्यादा पैसे देते जाएंगे सर। तो ये लगातार जो ये बातें सामने आती हैं सर। जी सर। कैथल में भी सर ऐसे कोई कॉल आते हैं? हाँ सर, हमारे पास कुछ केसेस आए हैं, जिसमें एक 14.5 लाख का हमारा केस था लास्ट ईयर का। बुज़ुर्ग आदमी थे, तो उनको भी ऐसे ही वीडियो कॉल आई थी, उन्होंने उठा ली। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं गलत हूँ। हो सकता है मैंने कॉल उठाई, देखा, जब तक मैंने समझा कि ये गलत चल रहा है, उसमें मेरा चेहरा चला जाता है। तो मेरा चेहरा होना ही एक बहुत बड़ी बात है, तो उसी चीज़ से हम घबरा जाते हैं। और उसी चीज़ का जो ये साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, जी। ब्लैकमेलर हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं कि आपका चेहरा है। चाहे हो सकता है मैंने वो 5 सेकंड में काट दिया, जैसे मेरे को समझ में आया। तो यहाँ मेन चीज़ है कि हमें आत्मा से सोचना है, क्या मैं गलत था? हमें जब तक अपने अंदर ये विश्वास नहीं होगा कि मैं सही हूँ, तब तक हम डरते रहेंगे सर। जी, बहुत सारी एप्लीकेशन आई हुई हैं सर, जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि जो भी नई फ़िल्म आई है, वो इस ऐप पे मिलेगी और हम उसको सारी की सारी परमिशन दे देते हैं। तो क्या बिल्कुल। ये सही है सर ये चीज़? नहीं सर, हमें एक बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि एंड्रॉयड जो फ़ोन है, वो एक यूनिवर्सल फ़ोन मैं कहूँगा आज के टाइम पे। हर कंपनी का फ़ोन आ रहा है। एप्पल एक अलग है, उसका अपना सेट है, लेकिन जो एंड्रॉयड है, वो एक मल्टी ब्रांड है। जी। तो इसके साथ-साथ एंड्रॉयड के ऐप्स बनाना भी उतना ही ईज़ी है। आज एआई का टाइम है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मेरे को कोई ऐप डेवलप करना है, तो उसमें कोई समस्या हो। लेकिन यहाँ परमिशंस देने का हम मतलब नहीं समझ रहे हैं कि परमिशन देने से हो क्या रहा है। हुँ, परमिशन का मतलब ये है सर कि मैं उस ऐप को अलाउ कर रहा हूँ कि जो भी मेरी चीज़ें हैं, वो मेरा नेट ऑन होना चाहिए, उनको एक्सेस कर सकता है, उनको डाउनलोड कर सकता है। जी। तो मेरे को पहले सोचना है कि कौन-सा ऐप मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और वो क्या परमिशन माँग रहा है। मान लो मैं एक गेमिंग ऐप इंस्टॉल अपने फ़ोन में कर रहा हूँ, और वो मेरे से कॉन्टैक्ट की और गैलरी की परमिशन माँग रहा है, तो जी। गेमिंग का और कॉन्टैक्ट और गैलरी का कोई तुक नहीं है।
तो मेरे को समझना है कि क्या ऐप है और वो क्या परमिशंस मांग रहा है। जी, तो बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, जैसे हम बात भी करते रहते हैं कि एंड्रॉयड आपकी हर बात सुनता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने नया मोबाइल लेके आना है या फिर गाड़ी खरीदनी है, जी। तो वो ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसा है सर? सर, इसमें कुछ बात मैं कहूँगा कि हाँ, ये चीज़ है कि हमारा नेट ऑन है तो बहुत सारी चीज़ें हमारी एक्सेस हो रही हैं बैकएंड पे। लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम सोशल मीडिया पे या मैं कहूँगा ई-कॉमर्स साइट पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो सिमिलर एड्स हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नज़र आ रही हैं। उसका कारण ये है कि हमारा जो फ़ोन है, हम उसको मेल से ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारा ज़्यादातर डाटा ले रही है और उसी डाटा को सेल करके वो अपना पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि जीमेल की मैं बात करूँगा, तो वो 15 जीबी डाटा दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी। और कितने करोड़ों लोगों को दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है हाँ, इस चीज़ के लिए, तो फ्री में देने के लिए तो नहीं किया। तो उसका सोल पर्पज़ यही है कि वो हमें फ्री में ये चीज़ दे रहे हैं ताकि हम उसका यूज़ करें और जो हमारा डाटा है, वो उनके पास है जी, और वो डाटा आगे सेल करते हैं, जिसके एवज़ में उनको पेमेंट मिलती है। जी। बहुत सारे बच्चे विदेश में बैठे हैं अपने, तो अब एक बड़ा फ्रॉड ये चल रहा है कि वहाँ से फ़ोन आता है कि आपका बच्चा वहाँ पे गया हुआ है और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके बच्चे के साथ ये हादसा हो गया। जी। तो कुछ ऐसी कॉलें भी आ रही हैं सर? बिल्कुल आ रहे हैं सर, ये हमारा एक क्योंकि हमारे एरिये से काफ़ी बच्चे हैं जो विदेश में गए हुए हैं। अगर जो डिपोर्ट हुए हैं उनकी भी बात करेंगे तो उसमें भी करनाल और कैथल जो डिस्ट्रिक्ट है हाँ, बहुत ज़्यादा। टॉप पे है। हाँ, अगर बाकियों के 1-2 हैं तो हमारे 10 से 15 बच्चे वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा बहुत ज़्यादा यूथ जो है बाहर गया हुआ है। इसमें ये है कि फ़ोन जब हमारे पास आता है, हाँ, उसका एक कारण ये भी है कि हम हर चीज़ सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करने लग गए हैं। अगर हमारा कोई रिश्तेदार बाहर जा रहा है तो हम उसको बेस्ट विशेस दे रहे हैं, उसकी फ़ोटो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स का यही काम है, वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस एरिये से कौन आदमी जा रहा है, क्या उसका नाम है और कौन फ़ोटो डाल रहा है। और बहुत सारे ओपन टूल्स ऐसे हैं जो हमारे को इनसाइट दे रहे हैं कि किसी अकाउंट से रिलेटेड अगर मेरे को नंबर चाहिए तो वो मिल जाता है। अगर और दूसरा ये है कि हम खुद भी हमारे नंबर्स को लिंक्ड किए हुए हैं और जी, हमारी प्राइवेसी जो है हमने लगा नहीं रखी, पब्लिक है, तो ईज़िली वहाँ से वो नंबर उठाए जाते हैं हमारे और हमें कॉन्टैक्ट किया जाता है। यहाँ हमें ध्यान रखना ये है, हो सकता है हमारा कोई रिश्तेदार विदेश में गया हो, उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। जी, लेकिन जब भी हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आता है, सबसे पहले हमें उसके पेरेंट्स से बात करना है। अगर हमारे पास उसका पर्सनल नंबर है, तो उस पे फ़ोन करना है। हम जल्दबाज़ी में जो है उससे संपर्क करने के बजाय हम पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ और चली हुई अभी रिसेंट में जो डेवलप हुआ है कि फ़ेसबुक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। जो हमारे विदेश में गए हुए हैं, उनके हाँ, फ़ेसबुक अकाउंट बना के उनसे मैसेज आते हैं जी, और यहाँ आपको लालच दिया जाता है। लालच क्या है कि मैं विदेश में हूँ और मेरा कुछ पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया, घरवालों को सरप्राइज़ देना है और मेरे को घरवालों को नहीं बताना, मैं आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ और जब मैं आऊँगा या कुछ मेरे को सामान भेजना होगा, मैं आपसे संपर्क करके वो चीज़ कर दूँगा। जी, तो यहाँ पैसा आ रहा है 10 लाख, 15 लाख मेरे अकाउंट में, तो मेरे को कोई समस्या नहीं लगती क्योंकि लालच आ जाता है, ठीक है, पता नहीं कब आएगा, तब तक मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो वो एक फ़ेक रिसिप्ट मेरे से अकाउंट नंबर पूछ के भेज दी जाती है। और उसके बाद आपके पास एक बैंक एम्प्लॉयी का भी फ़ोन आएगा और ज़्यादातर ये बाहर का नंबर रहता है। हाँ, या तो +44 से रहेगा या +92 पाकिस्तान का है, तो वहाँ से भी बहुत सारी कॉलें आ रही हैं। और उसमें आपको बोला जाता है कि आपके विदेश से पैसे आने हैं, हम बैंक एम्प्लॉयी हैं, ये कल तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जी, तो हमें एक श्योरिटी हो जाती है कि ठीक है, बैंक से भी फ़ोन आ गया तो पैसा आ जाएगा। उसके कुछ समय बाद दोबारा कॉल आती है कि मेरा कोई दोस्त है या एजेंट है या मेरे पेपर एक्सपायर हो रहे हैं या किसी के परिवार में कोई समस्या होगी, मैंने आपको पैसे भेजे हैं, उसमें से कुछ पैसों की मेरे को आवश्यकता है, ये आपके पास कल तक आ जाएँगे। आप ऐसा करो, इसमें से इतने रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्योंकि हमारे पास बैंक से फ़ोन आ गया तो हमें थोड़ा-सा ये है कि हाँ, आ ही जाएँगे। जी, तो ऐसे केसेज़ में लोगों ने इधर-उधर से पैसे लेके ट्रांसफ़र किए हुए हैं। लेकिन जब वो 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तब कोई पैसा नहीं आता। तब जाके हमें ये संज्ञान में आता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई धोखाधड़ी है। हो चुकी है। सर फेसबुक पे भी आपने बताया कि आईडियाँ बनाई जा रही हैं, जैसे जी, पीछे डीएसपी साहब की भी एक आईडी बनाई गई थी। जी, फिर उनसे पैसे माँगे जाते हैं बिल्कुल सर। कि ऐसे-ऐसे मेरा बच्चा वहाँ पे एडमिट है और आप हेल्प करें। जी। तो इनसे बचने के लिए भी 1930 ही है सबसे पहले। हाँ, सर, जहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड है वहाँ 1930 है। हुँ, दूसरा, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँगा, मेरे को अगर अपना बचाव रखना है, हो सकता है मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट रखा हो, लेकिन मेरे पास किसी मेरे नॉन की
कोई रिक्वेस्ट आ गई और मैं उसको जैसे ही आती है एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो उस अकाउंट के लिए मेरा अकाउंट जो है पब्लिक हो जाता है, वो मेरा सारा डाटा देख सकता है। लेकिन क्या मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं ले सकता कि जिस आदमी की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि उसका अकाउंट प्राइवेट था। जी। हो सकता है उसका पब्लिक हो और किसी ने उसका फेक अकाउंट बना के मेरे पास रिक्वेस्ट भेजी हो, और सिर्फ ये देखते हुए कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, मैंने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं भी कहीं ना कहीं खतरे के दायरे में आ गया। तो यहाँ हमें एक सावधानी बरतनी है कि कोई भी नई रिक्वेस्ट हमारे पास आती है तो हमें कूलिंग ऑफ पीरियड रखें कम से कम 15 दिन का, क्योंकि ज़्यादातर जो फेक अकाउंट्स बनते हैं उनका सोल पर्पस होता है पैसे की ठगी का। तो जैसे ही वो क्रिएशन में आते हैं वो किसी ना किसी के साथ ठगी करने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे चलते नहीं हैं, वो रिपोर्ट करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम 15 दिन बाद तक किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करेंगे तो उसमें वो जो फेक अकाउंट्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे और जेन्युइन अकाउंट्स बचेंगे। जी, तो इसमें सर बचा कैसे जा सकता है? जैसे कोई भी आईडी है, जैसे मेरी आईडी ही उन्होंने क्लोन कर ली है, जी तो उस आईडी को बंद कैसे किया जा सकता है? वो सबसे बड़ी समस्या ये आती है, लोग पूछते हैं कि ये अब ये क्या होगा? कैसे बंद होगा ये चीज़ें? सर, फेसबुक ने हमें एक रिपोर्टिंग का ऑप्शन दे रखा है। आप उस प्रोफाइल को खोलेंगे तो आपने देखा होगा जहाँ हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्ड का आता है, तो वहीं पे 3 डॉट नज़र आते हैं हमें। हाँ। तो वहाँ हम क्लिक करेंगे तो वहाँ हमें रिपोर्ट का सेक्शन नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अगर आपको ये पता है कि मेरे किसी जानकार की जो है फेसबुक अकाउंट है या इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको क्लोन किया गया, तो इवन आप उसको टैग भी कर सकते हो कि ये इम्पर्सनेट कर रहा है, इस आदमी को कर रहा है, और उसमें फेसबुक उस अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। तो जी। रिपोर्टिंग बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, इवन व्हाट्सएप पे भी ये फीचर है और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे भी फीचर है, तो हाँ, उसका यूज़ व्हाट्सएप कर का भी सकते सबसे बड़ा चला हुआ है सर ये। तो व्हाट्सएप का फिर नंबर ही बंद करना पड़ेगा या फिर कोई रिपोर्ट का ऑप्शन होता है सर? हैं। व्हाट्सएप में भी सर रिपोर्टिंग का है जिससे वो बैन हो जाता है। अब जैसे कि आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की बात की थी, तो जो एपीके फाइल्स हमारे पास व्हाट्सएप पे आ रही हैं, जैसे हम वो इंस्टॉल करते हैं तो हमारा व्हाट्सएप भी साथ के साथ हैक होता है। ये एक समस्या है। तो उससे बचने के लिए भी हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन एक व्हाट्सएप ने दे रखा है। अगर वो हम एक्टिवेट करके रखेंगे जी। तो हमारे साथ फिर हमारा व्हाट्सएप हैक नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक एडिशनल लेयर हमें दे दी कि एक 6 डिजिट का पिन है जो हमें लगाना पड़ेगा। वो हमने लगा दिया तो ओटीपी, सिर्फ ओटीपी से हमारा व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता। जी, सर आजकल एआई आया हुआ है, जैसे एआई या फिर डीप फेक की बात करें तो आपकी ऑडियो को क्लोन किया जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या करें सर? सर, ऑडियो क्लोन मैं नहीं कहूँगा अभी तक ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ है, हुँ। लेकिन ये है कि हम कोई भी फ़ोन आता है तो हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पहचाना कौन बात कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर खुद गाइड करते हैं कि हाँ, वो आदमी बात कर रहे हैं, तो वो उसी चीज़ को पकड़ के हाँ, हाँ, मैं वही बात कर रहा हाँ। हूँ और उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं। बहुत रेयर अभी तक एआई में ऑडियो क्लोनिंग का यूज़ हुआ है। ज़्यादातर जो केसेस हैं, वो यही है कि आपसे ही इन्फॉर्मेशन निकाल के और उसी को यूज़ करके आगे फर्दर आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो सबसे यादगार केस कौन-सा है सर? थोड़ा शेयर करें सर। सर, सबसे यादगार केस मेरा जो हमारा थाना बना था उस टाइम पे 2 नंबर मुकदमा था हमारा, और उस टाइम हमने वो केस जो है 20 दिन के अंदर सॉल्व आउट किया था। उसमें 2,30,000 रुपए का फ्रॉड था लोन देने के नाम पे। जी। तो उसमें हमने जब काम किया तो जो क्रिमिनल्स थे वो बहुत एक्टिव थे। वो मैक्सिमम जो है 2-4 दिन तक एक नंबर का यूज़ कर रहे थे, उसके बाद वो हर चीज़ को डिस्पोज़ ऑफ कर रहे थे और नई चीज़ यूज़ कर रहे थे। लेकिन उसमें जब हमने डीप इन्वेस्टिगेशन की तो वेबसाइट के थ्रू हमें एक ईमेल आईडी मिली, और वहाँ जब हमने उस ईमेल आईडी का आगे फर्दर रिकॉर्ड लिया तो वहाँ से हमें एक ऐसा नंबर मिला, जो उनको भी ध्यान में नहीं था कि हमने कहीं यूज़ किया हुआ है। जी। और उसी नंबर के पीछे हम लगे तो हम उनके पास तक पहुंच गए, और वो यहीं हिसार से ऑपरेट कर रहे थे, और सिर्फ एक नंबर के कारण वो पकड़े गए, नहीं तो उनकी कोई और आइडेंटिटी नहीं थी। तो यही है मेरा मानना कि साइबर फ्रॉड में हर एंगल पे हमें काम करने की आवश्यकता है। ये नहीं देखना है कि ये यहाँ से क्या मिलेगा, तो कोई भी एक दिन का भी हमें कहीं कामयाबी दिला सकता है सर। सर ओएलएक्स पे भी एक फ्रॉड चला हुआ है। कोई भी गाड़ी है, उसकी कीमत है 4 लाख, लेकिन उस पे 1 लाख रुपए डालते हैं वो लोग। जी सर।
तो जैसे ही आप उनसे बातचीत करोगे तो वो आपसे कहेंगे कि आप 25,000 डाल दो, 50,000। तो कुछ ऐसे केस भी आ रहे हैं सर सामने? बिल्कुल सर, इसमें पहले जो OLX फ्रॉड अब तो कम हो गया, अब फेसबुक मार्केट का चल गया है। लेकिन इसमें जो पहले यूज़ किया जा रहा था, हमारे आर्मी पर्सनल्स को यूज़ किया जाता था आर्मी कि मैं फौजी आदमी हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मैं सामान ले जा नहीं सकता, इसलिए मेरे को सस्ते में बेचना पड़ रहा है। और वो हम सस्ते का लालच देख के हम ना तो वो चीज़ देखने जाते थे, ओवर द फ़ोन हमारी वार्तालाप हो रही है, उसी झांसे में आके वो पेमेंट हम कर रहे हैं। और इसमें एक मज़े की बात ये है कि आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली जाती है कि आपको एडवांस कुछ नहीं देना है, सिर्फ आप एक कोरियर फीस दे दीजिए जो 1200, 1500, 2000 तक है। तो इतना कोई भी ये नहीं सोचता कि हाँ, कि कोई नुकसान है, तो हम इजीली कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ समय बाद हमें बोला जाता है कि आर्मी का कोरियर है तो जीपीएस का रिचार्ज खत्म हो गया है, आपको 10,000 रुपये और डालने पड़ेंगे, यहाँ गाड़ी पहुँच गई है, ये चीज़ें। तो आपको अलग अलग बहाने बना के आपसे पैसे ठगे जाते हैं। जी। तो इसमें पहली चीज़ तो कोई भी मेरे को ऑनलाइन सामान खरीदना है तो मैं जो ट्रस्टेड चीज़ है वहीं से खरीदूं। जहाँ मैं लालच में आऊँगा, सस्ता अगर मेरे को कोई भी दे रहा है तो कहीं न कहीं वहाँ इल इंटेंशन है, मेरे से ठगी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत सारी कंपनियाँ सर, खैर अब तो लोगों को पता चल गया, चैन सिस्टम से चलती थी। वो बिल्कुल। आपको अमीर बनाती थी। तो ऐसे केस अब भी आते हैं या फिर बंद हैं, थोड़ा है लोगों में जागरूकता इन चीज़ों में? नहीं सर, मैं नहीं कहूँगा, हमें पता है, उसके बावजूद भी हम अपना लक अपनाना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि ये कंपनीज़ क्या है, इनका एक टारगेट रहता है कि मैं 10,000 करोड़ का फ्रॉड करूँगा या 1000 करोड़ का करूँगा, तब तक ये लोगों को लालच देते हैं, आउटपुट देते हैं। तो जो स्टार्टिंग में यहाँ जुड़ जाता है, वो अपने आगे और लोगों को जोड़ता रहता है, उतना ज़्यादा उसको स्टार्टिंग में पैसा मिलता रहता है। तो ये चीज़ हमें पता है कि ये भागेगी एक दिन, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम लालच में कि क्या पता तब तक मैं कुछ कमा लूँ, और इसी कारण हम इस चीज़ में फँस रहे हैं। तो पता होते हुए भी ये चीज़ें चल रही हैं सर। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है सर, कॉल वगैरह आती है ऐसे ही? बिल्कुल सर, कॉल हमारे पास भी आती हैं। और इवन एक दिन मैं सुबह उठा था, मेरे पास फ़ोन आया, कहते पहचाना? मैंने कहा नहीं जी। कहते ध्यान करो पहचाना होगा। मैं जी कौन? कहते पंडित जी। मैं समझ गया कि हाँ, ये फ्रॉड वाले हैं, तो मैंने कहा हाँ, हाँ, पंडित जी मैं पहचान गया सर। तो उन्होंने बोला कि जी और परिवार सब बढ़िया? मैंने कहा हाँ जी, सब अच्छा है। उसके बाद मेरे को बोला गया कि मेरे को कुछ पैसे भेजने हैं, मेरा अकाउंट चल नहीं रहा है, मैं आपके अकाउंट में डलवा देता हाँ, हूँ। आप आपका यूपीआई नंबर बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने मेरे पास जो है गूगल पे पे रिक्वेस्ट भेजी। हाँ। गूगल पे पे एक रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन है। अगर मैं उस पे क्लिक करता तो सीधा मेरा जो है पिन वाला सेक्शन खुल जाता है, और वहाँ पिन भरते ही मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है ये उठा रहे हैं कि हमें उस चीज़ का नहीं पता कि हाँ, जैसे मैं पिन डालता हूँ, मेरे को बोला जाता है कि ये मर्चेंट अकाउंट है। आपको झांसे में लिया जाता है कि आप ऐसा करो, ₹5 डालो हुँ। और फिर पिन डालो, आपके अकाउंट में आ जाएँगे, ये चेक करना। तो वहाँ क्या किया जाता है, जैसे मैं ₹5 की पेमेंट करता हूँ, मेरे अकाउंट में ₹10 डाल दिए जाते हैं इंस्टेंटली। हाँ। तो वो ₹5 मेरे अकाउंट में मेरे को पड़े हुए नज़र आ जाते हैं। फिर आपको बोला जाता है कि आप अब ₹10,000 डालना, ये आपके अकाउंट में आ जाएँगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। फिर आपको बोला जाता है कि कुछ बीच में टेक्निकल एरर आ गया होगा, आप ऐसा करो ₹20,000 डालो, ये आ जाएँगे। तो जब तक हम इस प्रक्रिया को करते रहते हैं, हमारे अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं सर। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मेरे अकाउंट में कोई पैसा आना हो, जी, तो उसके लिए मेरे को पिन डालने की आवश्यकता है। पिन सिर्फ़ अकाउंट से पैसे कटने के लिए है। जी। तो इन चालबाज़ों से बचने के लिए पुलिस की बात करूँ तो पुलिस कहाँ तक पहुँच चुकी है? सर, मैं हरियाणा पुलिस की बात करूँगा तो हम काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने तकरीबन 17,000 के आसपास क्रिमिनल्स को, साइबर क्रिमिनल्स को ऑल ओवर हरियाणा टीम ने जो है अरेस्ट किया था। और 1930 पे भी हमारी बहुत अच्छी टीम डिप्लॉय कर रखी है डीजीपी साहब ने, और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स है सर। अगर मैं कैथल की बात करूँगा तो लास्ट ईयर हमारा 15 करोड़ के आसपास का फ्रॉड था, और जिसमें से अराउंड 2 करोड़ के आसपास हम लोगों को वापस दिलवा पाए थे। ओके। उसके साथ-साथ हमने काफ़ी क्रिमिनल्स भी अरेस्ट किए हैं सर। और इस साल भी हमारा टारगेट यही है कि हम जितना मैक्सिमम हो सके वो लोगों का रिफंड करवा सकें सर।
जी, तो बहुत सारे पुलिस वालों को भी फ़ोन आते हैं कि भाई साहब हमारे साथ भी हो गया। सर ये चीज़ क्योंकि साइबर क्राइम से मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पर्टिकुलर फील्ड है वो बची हुई है। जो लापरवाही बरतेगा वो साइबर क्राइम का शिकार होगा। सर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई थी जामताड़ा, हुँ, उसका एक फेमस डायलॉग रहा है कि सबका नंबर आएगा। हाँ, तो जो लापरवाही करेगा उसका नंबर आएगा ही आएगा या लालच में पड़ेंगे सर। तो ये नहीं मैं कहूँगा कि हाँ, हमारा डिपार्टमेंट बचा हुआ है। तो कई केसेज़ ऐसे भी आए हैं जिसमें हमारा डिपार्टमेंट है उनके लोग भी शिकार हुए। तो इसमें दूसरा ये रहता है कि उनके नाम पे शिकार वो नहीं होते, अब हमारे कोई ऑफ़िसर हैं, उनकी फ़ोटो का यूज़ किया गया है, वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। लेकिन जिसके पास मैसेज जा रहा है, वो उस चीज़ से अवेयर नहीं है कि हाँ, उनका फ़ेक अकाउंट क्रिएट हो रखा है। वो उन सिर्फ़ उनके एक मैसेज पे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो चीज़ है कि इसमें शिकार जी, हम सब हो रहे हैं, जहाँ हम लापरवाही कर रहे हैं, वहाँ हम शिकार हो रहे हैं सर। जी। एक केस याद आ गया सर, हम आपके पास गए थे और मैं भी लोअर टी-शर्ट में डाली हुई थी मैंने और मेरे दोस्त के साथ फ्रॉड हो गया था। तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा से कोऑपरेट किया। आप लोगों को नहीं पता था कि ये पत्रकार है या कुछ भी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखवाई और कहा कि कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। जी। तो ये भी एक सराहनीय कदम है आप लोगों का जैसे। नहीं सर देखो मैं साइबर अपराध की बात करूँगा, तो ये एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई आत्मा नाम की चीज़ नहीं है। आप किस आदमी से क्या फ्रॉड कर रहे हो, उसकी क्या कैपेबिलिटी है और जो उससे आप पैसा ठग रहे हो, उसकी उसको कितनी ज़रूरत है। इस चीज़ का कोई उनको वो नहीं है कि हाँ, मैं किस आदमी से कितने पैसे की ठगी कर रहा हूँ और वो किस लेवल पे बैठा हुआ है। तो विदाउट एनी इमोशन क्राइम है ये और जो हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो कितना ही अमाउंट मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, हर किसी का मेहनत का पैसा है। और अगर हम उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे वहाँ बैठने का फ़ायदा क्या हुआ सर? हम आपके लिए बैठे हुए हैं, जनता के लिए बैठे हुए हैं। गलती हुई है, लालच हो सकता है, अज्ञानता हो सकती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, कि हम उनसे बदतमीज़ी से बात करें। जी। आजकल जो युवा भर्ती हो रहे हैं उनमें और भी कुछ बड़ा सुधार आया है सर। सर देखो मेन चीज़ एजुकेशन है। एजुकेशन हमें बहुत कुछ सिखाती है और जैसे-जैसे एजुकेशन की वैल्यू मैं कहूँगा कि पहले 10th की वैल्यू बहुत थी, आज के टाइम में पीएचडी की भी वैल्यू नहीं है। जी, तो जितनी ज़्यादा एजुकेशन की डिमांड बढ़ रही है, उतना ज़्यादा मैच्योरिटी हमारे पास आ रही है क्योंकि हम लाइफ का बहुत सारा हिस्सा एजुकेशन के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और जैसे-जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, उतना ही निखार हमारे सोशल मैं कहूँगा बोलचाल में आता है। जी। तो बहुत सारी ऐसी भी समस्याएँ आती हैं लोगों के सामने, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है लेकिन वो लोग कंप्लेंट करने नहीं आते। कोई जैसे लड़की वाला जो मैटर मैंने बताया कि जी। ऐसे-ऐसे वीडियो कॉल हो जाती है। तो क्या कुछ आप संदेश लोगों को देना चाहेंगे सर? सर मेरे पास अगर कोई भी कंप्लेनेंट आता है, ख़ासकर जो ये वीडियो ब्लैकमेलिंग का है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जब आपको पुलिस के पास आना ही पड़ गया, जी, तो बिना पैसे दिए अगर मैं अपना नुकसान करके ही आ रहा हूँ, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। या तो ये चीज़ हो कि मैं तो जाऊँगा ही नहीं पुलिस के पास, फिर तो अलग बात है। लेकिन जब हमें आना ही पुलिस के पास है, तो हमें बेझिझक आना चाहिए। पहली चीज़ हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने गलत किया। कोई चीज़ अज्ञानता में हुई है, हम उस चीज़ को समझते हैं। तो दूसरा किसी को अधिकार नहीं है कि मेरे को मेंटली हैरास करे। जी, अगर गलती भी हुई है, तो ठीक है वो गलती है, लेकिन अगर उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि मेरे को मेंटली टॉर्चर किया जाए और बहुत सारे केसेज़ ऐसे आए हैं जहाँ लोगों ने सुसाइड तक किया है, हुँ, तो ये एक बिना आत्मा का क्राइम है। तो हमारा मानना ये है आप आइए मोस्ट वेलकम है, कोई भी तरीके की हैं, हम बैठे हुए हैं, आपके लिए बैठे हुए हैं। ये सोचना नहीं है कि पता नहीं क्या सोचेंगे। जी सर। जैसे फ्रॉड हो गया सर, एकदम से मैसेज आता है कि आपके पैसे कट गए। अगर आप उसी समय 1930 पर कॉल कर देते हैं, तो क्या बचा जा सकता है? कितना बचाव होगा? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा बचाव है सर। इवन अगर मेरी डिलेड रिपोर्टिंग भी है, तो भी मैं ये कहता हूँ आप रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरा पैसा निकल गया, लेकिन जब तक मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा वो अकाउंट बंद नहीं होगा। मेरी एक शिकायत से हो सकता है कि मेरे बाद 10 आदमी और हों, उनका पैसा बच सकता है सर। तो रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ये माइंडसेट हमें बदलना है कि साइबर फ्रॉड में तो काम होता ही नहीं है। जी।
काम होता है, बिल्कुल होता है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये अदृश्य है। हमें ढूँढना है कौन आदमी है, और हमारे देश की जनसंख्या और इवन अब तो ओवरसीज़ से भी क्राइम हो रहा है, तो एफ़र्ट बहुत लगाने पड़ते हैं, लेकिन हाँ, होता है काम, तो हमें शिकायत करनी अनिवार्य है। जी, एआई की अगर बात करें सर, अभी तो लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर भविष्य देखें तो एक डर भी लगता है। तो आपकी अगर पर्सनल व्यू की बात करें, क्या एआई आगे जाके घातक रहेगा या फिर सही सिद्ध होगा ये? सर, अगर मैं एआई की बात करूँ, एआई बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे बचाव कैसे करना है वो मेरे को देखना है। हमें सोशल मीडिया पे खुद को एक्सपोज़ करना बंद हो करना होगा। हमारी फ़ोटोज़ हम किस लिए डाल रहे हैं? मैं कहीं घूमने गया हूँ, मेरे को वहाँ मज़ा आया है, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा हूँ किस लिए? दिखाने के लिए, दूसरे को जलाने के लिए। जी। क्योंकि एन्जॉय तो मैंने कर लिया, हाँ, वो बिल्कुल। चीज़ ठीक है, हमें मेमोरीज़ रखनी है, आप फ़ोटो खींचिए, अपने पास रखिए। जी, लेकिन हम अपने आप को सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं एक्सपोज़ करते हैं, और एआई वहाँ हमारे लिए घातक हो सकता है। अब किसका कौन मेरे से ईर्ष्या रखे हुए है, किसी कौन मेरे से जलता है, किसके माइंड में क्या चल रहा है, जी, उस चीज़ का हम नहीं पता लगा सकते। तो वहाँ से कोई मेरी फ़ोटो उठा के उसको एडिट करें एआई के माध्यम से, तो वो घातक सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ बचाव यही है सर, जी। कि जहाँ तक हो हम अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्सपोज़ ना करें। मतलब पर्सनल लाइफ़ को लेकर हाँ, बिल्कुल, थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा हमें। बिल्कुल सर। सर व्हाट्सएप के फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है? सर, व्हाट्सएप हैक होने के लिए से बचाने के लिए व्हाट्सएप ने हमें एक टू स्टेप वेरिफिकेशन का फीचर दिया है। वो हम अपने अकाउंट सेटिंग्स में जाके लगा सकते हैं, और उसमें हमें व्हाट्सएप लॉगिन करने के लिए जैसे एक ओटीपी आता है, तो ओटीपी डालने के बाद अगर मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटअप कर रखा है, तो उसके बाद मेरे से वो 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। जब तक वो पिन नहीं डलेगा, मेरा व्हाट्सएप लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ अगर मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है, बाय चांस मेरे से गलती होगी, मेरे से किसी को ओटीपी बताया गया, जी, मैं कहीं बिज़ी था, मेरा ध्यान नहीं था, कोई फ़ोन आया और मैंने ओटीपी बता दिया, तो उस केस में मैं सिक्योर हूँ, मेरा व्हाट्सएप हैक नहीं होगा। जी, तो वहाँ वो पिन, क्योंकि मेरे को पता है, वो ऐसे नहीं होगा कि उनको कहीं डिस्प्ले हो जाएगा। तो जी, पिन लगा हुआ है, इसके साथ-साथ व्हाट्सएप मेरे से समय-समय पे वो पिन पूछता रहता है। तो ये भी नहीं है कि मैंने पिन लगा दिया तो मैं उसको भूल जाऊँगा। जैसे ही आप लगाते हो, पहले 24 घंटे में पूछता है, फिर 3 दिन में, फिर हफ्ते में, फिर 15 दिन में। तो व्हाट्सएप हमें वो कंटीन्यूअस रिमाइंड कराता रहता है कि आपका ये पिन है। तो जब हम वो डालते हैं तो ही हम व्हाट्सएप में लॉगिन हो पाते हैं। जी। अगर जीमेल की बात करें सर तो उससे कैसे बचा जा सकता है फ्रॉड? सर, जीमेल में भी जीमेल ने हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन दे रखा है। उसमें अगर मैं खुद भी किसी और सिस्टम पे लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा पासवर्ड सही है, सब कुछ सही है, तो भी मेरे डिवाइस पे नोटिफ़िकेशन आती है कि समवन इज़ ट्राइंग टू लॉगिन इंटू योर अकाउंट। अगर आप हो तो येस, नहीं तो नो। इवन वो कुछ नंबर भी 3 डिजिट डिस्प्ले करता है, और उनमें से एक नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। जब मैं उसको अपने फ़ोन से ओके करता हूँ, तो जाके मेरा वो जो है जीमेल लॉगिन होता है। तो अगर बाई चांस हमने कहीं कैफ़े पर कोई अपनी जीमेल खोल ली है, और हो सकता है किसी की इंटेंशन क्या हो, वहाँ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उस सिस्टम में था कि वो सभी पासवर्ड को स्टोर कर रहा है। तो उस केस में मेरी सेफ्टी है टू स्टेप वेरिफिकेशन, इवन पासवर्ड होने के बाद भी वो मेरी जीमेल में नहीं घुस सकते। इसके से साथ-साथ गूगल ने हमें एक बहुत अच्छी सर्विस दे रखी है सर, फाइंड माय डिवाइस की। अगर गलती से हमारा फ़ोन कहीं गिर गया या कहीं मिसप्लेस हो गया, साइलेंट है, हम पता नहीं कर पा रहे, तो फाइंड माय डिवाइस पे जाकर मैं अपनी जो फ़ोन में जीमेल चली हुई है, उससे लॉगिन करूँगा, और वहाँ मेरे को वो उसकी लोकेशन शो कर देगा कहाँ पे है। कंडीशन सिर्फ़ ये है, आपका नेट ऑन होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन का नेट ऑन है, तो एग्ज़ैक्ट लोकेशन आपके फ़ोन की शो करेगा। इसके साथ-साथ आप वहाँ एक बटन दिया हुआ है प्ले साउंड का। अगर मेरा फ़ोन साइलेंट है, मैं वहाँ क्लिक करूँगा, मेरा फ़ोन बजना शुरू हो जाएगा। मैं उसको ढूँढ सकता हूँ। तीसरा, वहाँ एक ऑप्शन दे रखा है एन्क्रिप्ट योर डिवाइस का। जी, अगर मेरा फ़ोन चोरी हो गया या गुम हो गया, उसमें मैंने पासवर्ड नहीं लगा रखा और कुछ सेंसिटिव डाटा है, तो मैं वहाँ एक क्लिक से मेरे सारे डाटा को एन्क्रिप्ट कर सकता हूँ, जिसकी डिक्रिप्शन की मेरे पास रहेगी। और यहीं एक ऑप्शन और है इरेज़ योर डिवाइस का। साइबर ठग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ हमारे पास केसेज़ ये आते हैं कि हमारे किसी जानकारों का व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट हुआ है, उसकी फ़ोटो लगी हुई है। जी, तो उस केस में सबसे पहला काम ये होता है कि उनकी जीमेल
जो है वो हैक हुई है, जिसके कारण हमारे सभी कॉन्टैक्ट्स गए हैं, क्योंकि कहीं और तो हमारे नंबर नहीं है, हम जीमेल पे स्टोर कर रहे हैं, तो वहीं से मेरे सारे कॉन्टैक्ट उठाए जाते हैं। और जैसे मैं आपकी जीमेल को एक्सेस करता हूँ, मैं यहाँ से आपका फ़ोन भी फॉर्मेट कर देता हूँ। तो इस चीज़ का यूज़ भी साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं, तो उसका बचाव टू स्टेप वेरिफिकेशन, अगर मैंने वो लगा रखा है, तो मेरा पासवर्ड गैस होने के बाद भी वो मेरी जीमेल आजकल सर एंटर। पास की भी आ गई है सर, आप फेस के साथ भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल सर। पास की भी आ गई है सर, अलग-अलग तरीके के जो है कोड्स हैं, इवन अगर मैंने ओटीपी ऑप्ट कर रखा है, तो मेरे नंबर पे गूगल की तरफ से ओटीपी आएगा, जब मैं वो डालूँगा, तो मेरा जो है जीमेल लॉगिन होगा। फैसिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर रहे, जिसके कारण हम जो है कहीं न कहीं जी। साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं सर। सर गूगल में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमें यूज़ करना कोई सॉफ्टवेयर तो हम सोचते हैं कि थर्ड पार्टी से इसको डाउनलोड कर लिया जाए। तो जब भी परमिशन की बात करें तो हम सारी परमिशन दे देते हैं उनको। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गूगल पे लाखों ऐप्स अवेलेबल हैं और कुछ सिलेक्टेड ऐप्स नहीं हैं, तो उनका कहीं न कहीं कोई कारण है। जब इतने लाखों ऐप अवेलेबल हैं, तो वो ऐप क्यों नहीं है? कहीं न कहीं वो डाटा चोरी का काम कर रहा है या कुछ ऐसा इल्लीगल काम कर रहा है जो एज़ पर लॉ सही नहीं है, इसलिए वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ तक हो, हमें मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि कोई भी ऐप हम इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर से ही करें। उसके बाद जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं, तो हमसे परमिशंस माँगी जाती हैं, तो वहाँ पहला काम मेरा होना चाहिए डिनायल का, जी। कि मैं हर परमिशन को डिनाई करूँ। अब बात आती है कि मैंने अगर हर परमिशन को डिनाई कर दिया, तो वो ऐप चलेगा नहीं। तो सेकंड टाइम जब आप उस ऐप को ओपन करोगे, तो उस टाइम पे वो ऐप आपसे सिर्फ़ वही परमिशन माँगेगा जो उस ऐप को चलाने के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम में वो ए टू ज़ेड परमिशंस माँगता है। जी। और अब तो एक बढ़िया ऑप्शन आ गया है कि अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप। हम इसको चूज़ करें कि जब मैं उस ऐप को खोलूँगा, तो ही वो फंक्शनिंग में आएगा। उसके अलावा वो मेरा डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये फंक्शन भी आ गया है। तो ये काम जहाँ तक हो सके हम अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप करें, और प्ले स्टोर के अलावा थर्ड पार्टी ऐप जहाँ तक हो सके वहाँ तक ना इंस्टॉल करें। फिर भी अगर मेरे को मजबूरी में कोई ऐप इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो थोड़ा हमें उस पे फोकस रखना है कि जब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, उस दौरान जो उसकी रिक्वायरमेंट है, मैं वो परमिशंस उसको दूँ, और जैसे ही मैं उसको बंद कर रहा हूँ, वो परमिशंस मैं ऐप सेटिंग्स में जाके उससे वापस ले लूँ, ताकि मैं अपने डाटा को सेफ रख सकूँ, क्योंकि आने वाला टाइम डाटा सब कुछ होने वाला है सर। जी। इसके साथ-साथ सर एक सेफ्टी के लिए मैं बात करूँगा कि जो एपीके फाइल्स हमें व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रही हैं, तो जैसे ही ये इंस्टॉल होती हैं, खुद को हाइड कर लेती हैं। तो जैसे ही हमें ये पता चला कि मेरे से गलती होगी और मैंने कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, जो मेरे साथ फ्रॉड कर सकती है, मेरा पहला काम होना चाहिए कि मैं अपना नेट बंद करूँ। तुरंत मेरे को अपना नेट बंद करना है। उसके बाद मेरे को मेरे एसएमएस सेक्शन में जाना है और वहाँ से ये चेक करना कि मेरे एसएमएस किसी नंबर पे फॉरवर्ड तो नहीं हो रहे ऑटोमेटिक, कोई मेरे पास ओटीपी आ रहा है और वो साथ के साथ किसी नंबर पे जा रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे को फ्लाइट मोड भी लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ एक काम और कुछ ऐप्स कर रहे हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग लगा देते हैं आपकी, जी। क्योंकि कुछ ओटीपीज़ अगर मैंने नेट बंद कर दिया या फ्लाइट मोड लगा दिया, तो उस केस में कॉल फॉरवर्डिंग के बाद वो कॉल्स उनके पास जाने हाँ। लग जाती हैं और वो ओटीपी सुन के आपका पेमेंट जी। में। तो साथ के साथ मेरे को मेरी मोबाइल की सेटिंग्स में जाके कॉल फॉरवर्डिंग सर्च कीजिए। अगर वहाँ आपका कोई नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको तुरंत बंद कीजिए। वहाँ से मैं उसको कॉल फॉरवर्डिंग को बंद कर सकता हूँ। ये 3 काम अगर मैं करूँगा, तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा सर। जी। नए साल की बात बताता हूँ सर मैं। दायर न्यूज़ जो यूट्यूब अकाउंट है वो हैक हो गया था। तो वजह हमने फिर जानी कि ये क्यों हैक हुआ, तो वो गूगल की वजह से हैक हुआ। हमने एक थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल की और उन्होंने कहा कि आप एंटीवायरस बंद कर दीजिए। तो एंटीवायरस बंद कर दिया, उसको ऑन करना भूल गए और उन्होंने हैक कर लिया। बिल्कुल सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा वायरस है, तो एंटीवायरस उसको साथ के साथ पकड़ लेता है जी। कि इसमें वायरस है और वो उसको इंस्टॉल नहीं होने देता है। हाँ। और इवन वो आपके डाउनलोड भी नहीं होने देगा, एंटीवायरस उसको डिलीट कर देगा मिडवे में। तो इसीलिए जो क्रिमिनल्स हैं, वो ऐसी हरकतें हमसे करवाते हैं कि आप इसको बंद कर दीजिए, ताकि वो चीज़ डिटेक्ट ना हो पाए, वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए और उसके बाद मेरा डाटा चोरी हो। जी। तो इस संबंध में एक ऐप भी जो है, सीडेक हमारी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, तो उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एमकोएच 2 के नाम से।
हम उसको अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करके हमारे सारे ऐप्स को स्कैन कर सकते हैं। वो मेरे पूरे फ़ोन के ऐप्स को स्कैन करेगा। मेरे को डिस्प्ले करेगा कौन-सा हिडन ऐप है, कौन-सा डेंजरस है, कौन-सा रिस्की है। तो वो मेरे को मेरे ऐप्स के बारे में बता सकता है। मैं उस लिस्ट से चेक करके अगर मेरे पास कोई डेंजरस ऐप है और वो रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने फॉर द सेक ऑफ इंस्टॉल कर लिया कि ऐसे ही देखने के लिए, तो मैं उन चीज़ों को फ़िल्टर आउट करके वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ सर। तो उसके लिए भारत सरकार ने, सीडैक ने बहुत अच्छा ऐप मोबाइल सिक्योरिटी के लिए डेवलप किया है, एम कवच। तो ये हमारे फ़ोन में होना चाहिए। सर, हम किसी की एडवर्टाइज़मेंट तो नहीं करेंगे, जैसे अगर बात करें एंड्रॉयड फ़ोन हम रखते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कहीं न कहीं भई आईफ़ोन में सेफ्टी है, तो क्या सच्चाई है ये कि है कुछ न कुछ? सर देखो, आईफ़ोन का जो डेवलपमेंट है, पहली चीज़ वो एप्पल ही कर रहा है, कोई और पार्टी नहीं है। जो उनका सॉफ्टवेयर है वो उनका खुद का है। खुद उस चीज़ को वो जो है डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद उनके जो ऐप्स हैं वो एप्पल स्टोर से ही जो है डाउनलोड हो रहे हैं। तो वहाँ हम गूगल पे सर्च नहीं करते। लेकिन जब मैं एंड्रॉयड की बात करूँगा तो वो एक यूनिवर्सल फ़ोन है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस चीज़ में फ़ोन्स डेवलप कर रहे हैं और मैक्सिमम क्राउड भी जो है एंड्रॉयड को यूज़ कर रहा है, क्योंकि एप्पल एक थोड़ा कॉस्टली फ़ोन है। जी। तो जो मैक्सिमम मैं कहूँगा लोग एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं और उसकी प्रोग्रामिंग भी बहुत ईज़ी है। तो जिसके कारण क्या है कि शिकार बहुत ज़्यादा जो है लोग मेरे को एज़ अ टारगेट मिल रहे हैं। तो एप्पल का बेस कम है, इसलिए वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है कि मैं उनका कोई क्रैक ढूँढूँ और कोई ऐसा ऐप डेवलप करूँ जिससे मैं लोगों के साथ फ्रॉड कर पाऊँ। लेकिन वहीं बात करें अगर हम एंड्रॉयड की, लार्ज यूज़र बेस है और उसमें भी मैक्सिमम ऐसे हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है, हमें सस्ते में बहुत अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन्स मिल रहे हैं, तो लोग उस चीज़ को खरीद रहे हैं, तो उनको ज्ञान नहीं है, तो मेरे लिए अच्छा टारगेट बेस है। तो इसीलिए एंड्रॉयड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और उसी माध्यम से जो है ये फ्रॉड हो रहे हैं। और व्हाट्सएप पे कोई भी ऐसी फ़ाइल आ रही है, चाहे वो किसी भी नाम से है, डॉट जहाँ आखिरी में डॉट एपीके है, वो खतरे की घंटी है सर। मेरे को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है मेरे फ़ोन में जहाँ डॉट एपीके लिखा हुआ है। सर, जब भी हम कोई भी फ़ोन मिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक ग्रीन डॉट आता है ऊपर, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएँ? सर देखो, ग्रीन डॉट अगर आप कॉल मिलाओगे ना तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे एक ग्रीन डॉट नज़र आएगा। उसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन की ऐसी सर्विस यूज़ की जा रही है जो हार्डवेयर में है। मतलब आपका माइक यूज़ हो रहा है या अगर आप फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो तो आपका कैमरा ऑन है। तो उस डॉट का मतलब ये है कि कोई भी आपका ऐसा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है जो बैकएंड पे काम कर रहा है। तो मान लो अब मैं फ़ोन वैसे ही ऑपरेट कर रहा हूँ, कुछ मैसेज वगैरह टाइप कर रहा हूँ और उस दौरान अगर मेरे को कहीं न कहीं वो डॉट नज़र आ रहा है, तो हो सकता है मेरे कैमरे को या मेरे माइक को एक्सेस किया जा रहा है। तो उस चीज़ का मेरे को ध्यान रखना है। दूसरा, मेरे को ऐप सेटिंग्स में जाके मैं पर्टिकुलर चेक भी कर सकता हूँ कि मेरे कैमरे की परमिशंस मैंने किस-किस ऐप को दे रखी है और माइक की परमिशन किस ऐप को दे रखी है। तो वहाँ से जब मैं वो चीज़ देखूँगा, तो मेरे को वहाँ ये चीज़ भी दिखाई जाती है कि लास्ट एक्सेस कब हुआ है। इंस्टेंटली किस ऐप ने मेरे माइक को या कैमरे को एक्सेस किया है, वो चीज़ वहाँ से डिस्प्ले हो जाएगी और वहाँ से हम ये चीज़ फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि ये जो ऐप है, इसने इस दौरान मेरा डाटा एक्सेस करने की कोशिश की है। जी। तो वहाँ से हम उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। हर ऐप के बारे में ये चीज़ बताई जाती है कि आपका कब लास्ट टाइम इन्होंने डाटा एक्सेस किया है, वो नोट है, हर ऐप के साथ है हर ऐप सर। के साथ। जी। सर, जब हम 1930 पर कॉल करते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें माँगी जाती हैं? क्या-क्या चीज़ें अनिवार्य होती हैं? सर 1930 पे जैसे ही आप कॉल करते हैं, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि आपके साथ किस तरीके का फ्रॉड हुआ है, क्या चीज़ है? तो हम क्लियर होना चाहिए कि हमारे साथ क्या फ्रॉड हुआ है, किस एवज़ में या किस जाँचे में लेकर हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, ताकि वो कैटेगरी सेलेक्ट डाउन की जा सके कि आपका फ्रॉड किस टाइप का है। सेकेंडली, मेरे को क्लियर होना चाहिए कि मेरे साथ फ्रॉड कितने अमाउंट का हुआ है। और वो अमाउंट मेरे को अलग-अलग हुआ है, तो वो अलग-अलग ही बताना है। ज़्यादा कुछ कंप्लेंट्स हमने ऐसी देखी हैं कि मेरे साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, लेकिन वो पार्ट में हुआ है, कहीं मैंने 34,000 भेज दिए, कहीं मैंने 26,000 भेज दिए। लेकिन जब वो कंप्लेंट कर रहा था, मैंने वो इकट्ठा 1 लाख रुपए बता दिया, तो उसमें वो जो है हाँ, वो ट्रेस नहीं चीज़ें हो क्लियर पाता नहीं हो पाई। है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो मेरे को क्लियर आउट ये बताना है कि मेरे साथ टोटल
1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, जिसमें मेरी टोटल 5 ट्रांज़ैक्शंस थी, उनका ये अमाउंट है अलग-अलग। और हर एक ट्रांज़ैक्शन की ट्रांज़ैक्शन आईडी मेरे को पता होनी चाहिए। अगर मैं यूपीआई की बात करूँगा, तो वहाँ आपको या तो आरआर नंबर लिखा मिलेगा या यूटीआर नंबर लिखा मिलेगा, 12 डिजिट का होता है। आईएमपीएस अगर आपके कुछ हुआ है, तो वहाँ आईएमपीएस या बैंक का कुछ नाम लिखा होगा, वो थोड़ा लंबा रहता है। लेकिन यूपीआई में 12 डिजिट का है, वो ट्रांज़ैक्शन आईडी हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो एक यूनिक आईडी है। हर ट्रांज़ैक्शन की अलग होती है और उसी से वो पैसा ट्रेल होता है कि आगे किस अकाउंट में गया है। और जब हम ये सही इन्फॉर्मेशन देंगे, बैंक उस पे बहुत अच्छे से काम कर पाएगा और हमारा पैसा बचेगा। हो सकता है मैंने इंस्टेंट कंप्लेंट कर दी, लेकिन जो मैंने डाटा शेयर किया वो गलत किया, तो कोई फ़ायदा नहीं है सर उसका। तो जो चीज़ मेरे साथ हुई है, मेरे को उसमें फ़ोकस रखना है। अमाउंट क्लियर होना चाहिए, उसके साथ-साथ ट्रांज़ैक्शन आईडी और अकाउंट नंबर। कई बार क्या होता है कि हम सीएससी से ट्रांसफ़र करा दिए पैसे। किसी ने बोला आप इस अकाउंट में डलवा दीजिए, हम सीएससी पे गए और वहाँ से हमने पैसे डलवा दिए। तो जब भी हम कोई पेमेंट सीएससी से भी कर रहे हैं, तो उससे रिसिप्ट लें, ताकि मेरे को जैसे ही समझ में आता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो मेरे पास वो डाटा अवेलेबल है और वहाँ से मैं देख के कंप्लेंट कर सकता हूँ। तो जब भी हम सीएससी से भी अगर कोई पेमेंट करें, तो उसकी रिसिप्ट ज़रूर लें, ट्रांज़ैक्शन आईडी और अकाउंट नंबर जिससे वो डेबिट हुआ है। ताकि जैसे ही हमें कोई ऐसी चीज़ संज्ञान में आ रही है, तो हम अपनी तुरंत कंप्लेंट कर पाएँ। और मेन चीज़ यही है, अगर आपके पास किसी नंबर से कॉल आ रही है या कोई पर्टिकुलर नंबर है जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो वो नंबर भी ज़रूर हमें बताना है, ताकि उसको भी टैली होती है कि एक नंबर से कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो जितनी मैक्सिमम मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे को शेयर करनी है जब भी मैं 1930 पे कॉल करूँ, ताकि एक डाटाबेस बन सके कि एक आदमी ने 50 लोगों के साथ फ्रॉड किया। हो सकता है कि 50 में से 5 एजेंसी ऐसी हों जिन्होंने उसको ट्रैक डाउन कर लिया हो। तो जब वो ट्रैक डाउन होता है, तो वो लिंकेज बनती है, फिर वो 50 के 50 के पास मैसेज चला जाता है कि आपका अक्यूज़्ड हमने अरेस्ट कर रखा है, आप भी इसको प्रोडक्शन वारंट पे ले लीजिए। तो इसलिए हर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर हम छुपाएँगे, तो कहीं न कहीं उसमें जो है नुकसान हो सकता है सर। जी, तो 1930 ऐसा हेल्पलाइन नंबर है सर, जो अगर कोई भी कॉल करता है, तो आपका बैंक अकाउंट या कुछ भी वो हर जगह उसी समय ब्लॉक हो जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल सर, 1930 का जो है ये एक पूरे भारत का नंबर है और इस पे आई4सी ने अपनी टीम बिठाई हुई है, हरियाणा पुलिस ने अपनी टीम बिठाई हुई है। बैंक के एम्प्लॉइज़ बैठे हुए हैं, जैसे ही इस पे कोई कंप्लेंट होती है, बैंक एक्शन में आ जाता है और बैंक उस पैसे को बचाने में मदद करता है। उसके बाद फिर जब वो पैसा फ्रीज़ हो जाता है, तो रिफंड का काम जो है पुलिस का है सर उसके बाद। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी, बैंक अपना काम करेगा, पुलिस अपना करेगी और हम एज़ अ नागरिक हमारा काम ये होना चाहिए कि जो चीज़ हम बताएँ, उसको सही बताएँ। कई बार क्या है जल्दबाज़ी में हम गलत चीज़ नोट करवा देते हैं, उसका जी। फिर फ़ायदा नहीं होता। फ्रॉड हो गया है हम समझते हैं, लेकिन एक थोड़ा बैक स्टेप लेना है, शांति से चीज़ों को देखना है और सही तरीके से उसको नोट कराएँगे, तो हमारा ही फ़ायदा है सर। सर, दिन में ना पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं सर कंपनियों से, अलग-अलग कंपनियों से कि आप लोन करवा लो या कुछ भी। उनको कैसे रोका जा सकता है सर? सर इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादातर आजकल हम ट्रूकॉलर हर कोई यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, तो उसमें बड़ा मददगार हमारे लिए ट्रूकॉलर जो है प्रूव हो रहा है कि उससे हमें नाम पता चल जाता है कौन फ़ोन कर रहा है। तो इसके साथ-साथ ट्रूकॉलर ने हमें एक बहुत अच्छी सर्विस भी दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी है वो, कि स्पैम ब्लॉक है। तो मैं ट्रूकॉलर्स की सेटिंग्स में जाऊँगा, जहाँ आपकी फ़ोटो है आप उस पे क्लिक करोगे, तो वहाँ आपको स्पैम ब्लॉक का एक ऑप्शन नज़र आएगा। वहाँ से आप उसको एक्टिवेट कर दीजिए। तो जैसे ही कोई मेरे पास स्पैम कॉल आती है, अगर वो ट्रूकॉलर पे अपडेटेड है, तो वो एक बेल आने के बाद साथ के साथ ट्रूकॉलर अपने आप उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इसमें मेरे को क्या है, एक मदद मिल जाती है कि एक तो मैं नंबर देख के खुद काटूँ और एक वो एक बेल आते ही अपने आप कट जाता है। और ये लिस्ट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो मैक्सिमम स्पैम कॉल्स जो है आइडेंटिफ़ाई हो जाती हैं और उसमें फिर हमें परेशानी भी नहीं होती, वो अपने आप डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इस चीज़ का हम यूज़ ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम स्पैम ब्लॉक एक्टिवेट रखें ट्रूकॉलर के माध्यम से जी। और उसमें क्या है, वो फ़ोन अपने आप कट जाएँगे। इसके साथ-साथ कुछ कंपनियों ने अभी पोस्टपेड वर्ज़न में भी ये फ़ीचर दे दिया है। जैसे ही कॉल आती है, तो उसमें स्पैम शो कर देते हैं कि एक स्पैम कॉल हाँ। है। तो उसका भी पोस्टपेड यूज़र्स को लाभ मिल रहा है इसके साथ-साथ। तो वहाँ से भी हम उसको आइडेंटिफ़ाई करके
और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हमारे भी सुनने में आया था कि आने वाले टाइम में कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिसके बाद जो ओरिजिनल जिसके नाम से सिम है वो ही कॉल के साथ डिस्प्ले होने लग जाया करेगा। कुछ समय के बाद कुछ ऐसा सुनने में आया है कि ऐसा कुछ प्रोसेस भी चल रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये चीज़ भी आ जाए कि हमें क्लियरली नाम डिस्प्ले होने लग जाए कि ये सिम किसके नाम से है, कौन फ़ोन कर रहा है। तो उसके बाद और ये चीज़ें थोड़ी आसान हो सकती हैं। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक और सलाम है आपको, सैल्यूट है कैथल पुलिस को, हरियाणा पुलिस को। तो लगातार जो ये अपराध की घटनाएं हो रही हैं और इन पे लगाम भी लगाया जा रहा है, तो आज बातचीत की है एक अदृश्य साइबर अपराध की। तो हरियाणा सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है, भारत सरकार अच्छा कदम उठा रही है कि इन्होंने अपराध शाखाएं खोली हुई है। 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसको रोका जा सकता है। अगर आपके पैसे चले गए तो कम से कम दूसरों के पैसे न जाए, तो उसके लिए कंप्लेंट आप जरूर करें। धन्यवाद।